हेलो एवरीवन, वेलकम टू विष्णुगुप्त एकेडमी। मेरा नाम विनीता सिंह है और मैं आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास लेने वाली हूँ। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्टिंग करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर कोई सा रहता है तो वो रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी पोर्शन से देखने को मिलेंगे। जनरली बच्चों को ये पोर्शन बहुत टफ लगता है, बट हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको ये ईजीएस्ट वे में कराकर पढ़ाया जाए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में शुरुआत होती है फर्स्ट टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से, या फिर मैं अगर और सिंप्लीफाई करूँ तो कमिंग ऑफ यूरोपियंस से। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा कमिंग ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर क्या था जिसकी वजह से यूरोपियंस को इंडिया में आना पड़ा। तो हमारे पास उस समय जो चीज़ें अवेलेबल थी उसमें हुआ करते थे स्पाइसेस, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कॉटन वगैरह ट्रेड करने के लिए ऐसी कई सारी चीज़ें थी जिसके लिए यूरोपियंस हम पे डिपेंडेंट हुआ करते थे। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई चीज़ प्ले करती थी तो वो थे स्पाइसेस। स्पाइसेस में भी ब्लैक पेपर इन लोगों के लिए एक तरीके से ड्रग का काम करता था, एडिक्शन का काम करता था। अदर देन दिस उसके कई सारे मेडिसिनल यूज़ भी हुआ करते थे, जिसकी वजह से ब्लैक पेपर को यहाँ से जो है एक्सपोर्ट करा जाता था यूरोप में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एडवेंट की, कि आखिर कैसे यूरोपियंस ने इंडिया की डिस्कवरी करी, किस तरीके से वो इंडिया की तरफ आगे बढ़े। देखिए, जैसे कि आप ये वर्ल्ड मैप देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन हुआ करता था यूरोप एंड दिस पोर्शन वॉज इंडिया। जनरली पहले भी इंडिया से यूरोप के बीच में ट्रेड हुआ करता था, या इंडिया पहले भी अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड किया करता था। जैसे एंशियंट टाइम में ही आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्जांपल्स देखेंगे, लाइक मेसोपोटामिया की सील मिली है। ईरान इराक के साथ भी हम लोग ट्रेड करा करते थे। तो पहले भी इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होता था, उसमें कोई नई बात नहीं है। बट ऐसा क्या हुआ कि आखिर यूरोपियंस को खुद इस चीज़ को सर्च करने निकलना पड़ा। तो जैसा कि बच्चों आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, ये यूरोप है एंड दिस वन इज इंडिया। एंड ये जो बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है, मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है, यहाँ वाला जो एरिया है, ये उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। तो 1453 की बात है कि इन 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल बेजेंटाइन एम्पायर वॉज कॉन्कर्ड बाय टर्किश सुल्तान मेहमद द कॉन्करर। ये आप नीचे देख पा रहे होंगे पिक्चर बेजेंटाइन एम्पायर का। अब हुआ कुछ यूँ था कि ये वाला जो बेजेंटाइन एम्पायर का एरिया था, इसको टर्किश सुल्तान ने कॉन्कर कर लिया था या कैप्चर कर लिया था। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी किसी चीज़ को कैप्चर करता है, अपने अंडर ले लेता है, तो वो नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आता है। अब यहाँ पर भी यही हुआ कि जब बेजेंटाइन एम्पायर कॉन्कर्ड हो गया था तो उन्होंने अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पर जो सुल्तान आया, उसने बोला कि भाई अगर आज के बाद यूरोप को इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो कर सकता है, बट हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे वाया टर्की ट्रेड करना होगा। इट मीन्स यहाँ पर जो टर्की वाले हैं वो कोई भी प्रोडक्ट सपोज 10 रुपीज़ का इंडिया से परचेस करेंगे एंड 70 to 80 रुपीज़ में यूरोप में सेल आउट करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो वो यूरोपियंस के लिए एक तरीके से लॉस का काम रहेगा। अब उसने इस रूट को ब्लॉक कर दिया कि अगर ट्रेड करना है तो वाया टर्की ही करना होगा, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इस चीज़ से यूरोप में सभी लोग परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, इंडिया का रूट कैसे डिस्कवर किया जाए। देन वहाँ पर एक तरीके से अनाउंसमेंट की गई कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया जाने का और कोई ट्रेड रूट डिस्कवर कर लेता है, जैसे कि ये तो लैंड रूट था तो इसमें हर्डल्स आ रहे थे, अदर देन लैंड रूट अगर कोई और रूट डिस्कवर कर लिया जाता है तो उसको किसी तरीके का अवार्ड या फिर यहाँ पर प्राइज़ जो है वो दिया जाएगा। तो उसी के चलते हमारे इंडिया की डिस्कवरी शुरुआत हुई थी। जनरली हम लोगों के मन में होता है कि 1498 में वास्को डी गामा आया एंड सो ऑन, बट ऐसा नहीं है। उसके पहले भी डिस्कवरी के लिए कुछ अटैम्प्ट किए गए थे। ये बात अलग है, सभी को सक्सेस नहीं मिली, बट येस आज की क्लास में हम सबसे पहले यही देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किस किस ने यहाँ पर अटैम्प्ट किया था। ठीक है, देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट की अगर हम बात करते हैं तो पोर्चुगल प्रिंस हेनरी नेविगेटर स्टार्टेड एन एक्सप्लोरेशन। उसने एक तरीके से यहाँ पर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि किस तरीके से इंडिया को डिस्कवर किया जा सकता है। उसके चलते 1486 में फर्स्ट अटैम्प्ट जिसने किया था उसका नाम था बार्टोलोम्यू डायस। बार्टोलोम्यू डायस ने इंडिया के लिए एक्सपीडिशन स्टार्ट किया, बट इसके साथ यहाँ पर आपको कुछ और देखने को मिलेगा कि उसने स्टार्ट किया था लिस्बन से, यूरोप से, बट वो इंडिया नहीं पहुँच पाया। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो इंडिया नहीं पहुँच पाया? तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये रहा आपका इंडिया
यहाँ पर समवेयर आता है आपका यूरोप, एंड यूरोप के भी नीचे आपको एक पोर्शन देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं अफ्रीका। तो इसने लिस्बन से स्टार्ट किया था, बट जब इसने यहाँ से सी रूट से स्टार्ट किया तो अफ्रीका आते आते ये वाला जो पोर्शन था यहाँ पर ये एक स्टॉर्म में उलझ गया, एक तरीके के तूफान में उलझ गया। इस वजह से इसने इस जगह का नाम दे दिया था कैप ऑफ स्टॉर्म, जो कि बाद में जाके रीनेम हुआ एज अ कैप ऑफ गुड होप। तो ये आया तो था यूरोप से निकला, बट अफ्रीका में उलझ के रह गया एंड इसको यहाँ पर रिटर्न जाना पड़ा। तो इसकी जर्नी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि किसने अटेम्प्ट किया, तो 1492 में किंग फर्डिनेंड ऑफ स्पेन, इन्होंने भी एक इटालियन ट्रैवलर को स्पॉन्सर किया था जिसका नाम हुआ करता था कोलंबस। जनरली हम जानते हैं कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, बट वो भी इंडिया को डिस्कवर करने निकला था। अब उसके साथ क्या हुआ कि जब उसने यूरोप से अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो उसके पास इंफॉर्मेशन की कुछ कमी हुई थी, जिसके चलते उसने ईस्टर्न डायरेक्शन में ना जाते हुए और अपनी जो अपनी जर्नी थी वो किस तरफ की, वेस्टर्न डायरेक्शन में। एंड इसके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि जब ये यूरोप के वेस्टर्न डायरेक्शन में चला गया तो वहाँ से इंडिया ना मिलकर कहाँ पहुँच गया, ये बहामास आइलैंड, इट मीन्स नॉर्थ अमेरिका वाले पोर्शन में ये पहुँच गया। तो इसकी भी डिस्कवरी यहाँ पर इनकम्प्लीट रह गई। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं, देन एक और इटालियन ट्रैवलर हुआ करता था एमरिगो वेसुपुसी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इटालियन ट्रैवलर एमरिगो वेसुपुसी की, तो इसने भी सिमिलर डायरेक्शन में ही अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। देन ये भी साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका में उलझ के रह गया, इसे भी इंडिया की डिस्कवरी नहीं हो पाई। इसके बाद अगर हम देखें तो 20 मई 1498 को वास्को डिगामा नाम का एक पर्सन हुआ करता था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसकी इमेज। इसने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो इसने भी पोर्चुगल से स्टार्ट किया था। तो 20 मई 1498 को फाइनली इसने इंडिया की डिस्कवरी करी। अब इसकी जर्नी किस तरीके से रही, तो इसने यूरोप के पोर्चुगल वाले पोर्शन से निकला। अब ये यहाँ से पोर्चुगल से निकला, देन इस तरीके से सी रूट होते हुए यहाँ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप, देन इस तरीके से अफ्रीका में ही एक जगह आती है जिसका नाम है मालिंदी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कहाँ आता है, ये केन्या में आता है। तो अफ्रीका देन मालिंदी केन्या में ये पहुँच गया। यहाँ पर इसको एक गुजराती मर्चेंट मिला जिसका नाम था जमोरिन। उसने इसकी हेल्प करी कि ठीक है मैं तुम्हें इंडिया पहुँचाने में तुम्हारी मदद करूँगा, जिसके चलते इसने इंडिया में फर्स्ट टाइम कहाँ पर एंट्री ली, कैलीकट में। और वो डेट कौन सी थी, 20 मई 1498। तो इसकी डिस्कवरी कुछ इस तरीके से रही। एंड फाइनली फर्स्ट अगर आप ट्रैवलर को यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिसको सक्सेस मिली इंडिया की डिस्कवरी में, तो वो कौन था, वास्को डिगामा। अब चूंकि ये एक पोर्चुगीज हुआ करता था तो ये 1498 में आया, बट ऐसा नहीं है यहाँ आकर बस गया, ये 1498 में यहाँ से रिटर्न हो गया। रिटर्न जाने के बाद इसने पोर्चुगल में सभी को बताया कि मैंने इंडिया की डिस्कवरी कर ली है, अब हम वहाँ पर इजीली ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, सभी कुछ। तो अब पोर्चुगल से प्लान बनाया जाएगा कि यस इंडिया में एक कंपनी के फॉर्म में जाया जाएगा और वहाँ पर जाकर ट्रेड किया जाएगा। तो अब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में फर्स्ट सीक्वेंस जिनका पढ़ा जाता है वो है पोर्चुगीज़, कि फर्स्ट टाइम इंडिया में आने वाले यूरोपियंस कौन थे, तो वो थे पोर्चुगीज़। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पोर्चुगीज़ की, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वास्को डिगामा इंडिया में आया, देन उसने वहाँ जाके सब चीज़ें बताई। देन पोर्चुगीज़ एक कंपनी के फॉर्म में इंडिया में आए थे, उस कंपनी का नाम था एस्टाडो डी इंडिया। एस्टाडो डी इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पर आए 1500 में। देन यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज वगैरह बनाना स्टार्ट करी, जिसके चलते इनका फर्स्ट सेटलमेंट 1500 में इंडिया में अगर कहीं स्टैब्लिश किया गया था, सो दैट प्लेस वॉज कैलीकट। उसके अलावा इन्होंने कोचिन, कैनानूर जो कि सभी केरला में आते हैं, यहाँ पर अपने अदर सेटलमेंट्स बनाए। फिर बॉम्बे और सेलसेट एंड बसीन, ये जो महाराष्ट्र वाले पोर्शन में आता था। फिर सूरत, भावनगर, दीव, दमन एंड गुजरात। उसके अलावा चिटगोंग, सतगोंग, हुगली इन बंगाल। तो ये पोर्चुगीज़ के यहाँ पर सेटलमेंट हुआ करते थे। तो अभी तक की क्लास में बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से पोर्चुगीज़ एक कंपनी के फॉर्म में आए, अलग अलग जगह उन्होंने अपने सेटलमेंट्स वगैरह यहाँ पर स्टैब्लिश करे। जनरली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर उन लोगों की स्टैब्लिश की गई थी। इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी देख सकते हो, लाइक जिसमें मैच द कॉलम के फॉर्म में आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करना होगा।
अब जब वो पोर्चुगीज इंडिया में आ गए, देन आने के बाद उन्होंने प्लानिंग करी कि भाई इस तरीके से नहीं चल पाएगा, कुछ यहाँ पर हमें प्रॉपर काम करना होगा, जिसके लिए हमें कोई हेड या फिर कोई सुपीरियर अथॉरिटी यहाँ पर स्टैब्लिश करनी होगी। तो पोर्चुगीज ने इंडिया में अपने डिफरेंट गवर्नर्स भेजना चालू करे ट्रेड के पर्पज से। पोर्चुगीज की अगर हम बात करें तो इनका फर्स्ट गवर्नर जो इंडिया में आया था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम था इसका? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये फर्स्ट गवर्नर इंडिया में आया था। अब ये जब आया है तो उसको कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स काम परफॉर्म करना होगा। तो इसने एक पॉलिसी लाई थी इंडिया में, उस पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ये गवर्नर्स के नेम के साथ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पॉलिसी इंडिया में कौन लाया था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये पॉलिसी थी क्या। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इंडिया का कोस्टल एरिया है। देन इन लोगों ने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी कैलीकट में। देन धीरे धीरे इन्होंने कोस्टल एरिया को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। इन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि जो ओशियन वाला एरिया है, वाटर वाला सरफेस है, इस पे हमें अपनी कमांड रखनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ओशियन वाले एरिया को कैप्चर करना है। तो उस एक्सपांशन के लिए जो उन्होंने नाम दिया था उसे बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। सेकेंडली अगर हम बात करें तो सेकेंड गवर्नर जो इंडिया में आया उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है उसने क्या करा, अब उसने यहाँ पर धीरे धीरे एरियाज़ को कैप्चर करना स्टार्ट करा। इन शॉर्ट इसने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जो कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब क्या होता है? इंपीरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद। अब साम्राज्यवाद मीन्स अपने एरिया को एक्सपांड करना। तो इसने भी यहाँ पर एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी जिसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क का यही टारगेट था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के अंदर कैप्चर किया जाए। तो उसी के चलते 1510 में इसने साउथ इंडिया में एक रूलर हुआ करता था, बीजापुर नाम का एक स्टेट था, उससे गोवा नाम के एरिया को कैप्चर कर लिया था। तो अल्टीमेटली अब गोवा किसके अंडर चला गया था? पोर्चुगीज के अंडर चला गया था। किससे कैप्चर किया गया था? बीजापुर के रूलर से। किसने कैप्चर किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क में। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो चुके हैं। अब अगर हम इनके अलावा बात करें तो इनके बाद और भी कई सारे गवर्नर्स आए, जिसमें 1530 में निनो डी कुन्हा ये देखने को मिलेगा आपको। इसको समझ में आया कि हमें अपना हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो इसने साउथ में कोचीन से अपना हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर लिया था? गोवा में। इन लोगों ने अपना मेन सेंटर वहीं पर शिफ्ट कर लिया था। ये तो बात हुई इन्होंने क्या क्या वर्किंग करी। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं हमारी इंडिया में जो कि हमें पोर्चुगीज़ के द्वारा दी गई है। तो आप देख सकते हो इन लोगों ने कुछ क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करी थी जिसमें टोबैको, चिलीज, मेज़ एटसेट्रा। अब पोर्चुगीज़ इंडिया में आ गए थे, ये हमने अभी तक की उनकी हिस्ट्री देख ली है। बट ऐसा नहीं है कि उन्हें बैक टू बैक सक्सेस मिलती जा रही थी। भाई हमारे यहाँ पर भी राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो भी उन्हें डिफीट करते थे, उन्हें हराते थे, कहीं से एक्सपेल्ड कर देते थे, खदेड़ देते थे या बाहर कर देते थे। तो थोड़ा सा वो बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर मुगल्स में बात करूँ तो शाहजहां नाम का रूलर हुआ करता था। शाहजहां ने पोर्चुगीज़ को बंगाल वाले एरिया से एक्सपेल कर दिया था, वहाँ से उखाड़ फेंका था। उसके अलावा मराठाओं में एक रूलर हुआ करता था, पेशवा बाजीराव फर्स्ट। तो बसीन नाम का एरिया एंड सेलसेट उसने पोर्चुगीज़ से दोबारा अपने अंडर में ले लिया था। अदर देन दिस पोर्चुगीज़ जो है वो बार बार ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर हराए जा रहे थे। एट लास्ट पोर्चुगीज़ को इंडिया से जब निकाला गया, इट मीन्स या फिर हम बोल सकते हैं कि पोर्चुगीज़ को जब इंडिया से एलिमिनेट करने के लिए बात की जा रही थी, तब उन्हें यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ के साथ छोड़ दिया गया था, जिसमें गोवा, दीव एंड दमन। एंड 1961 तक वो इंडिया में बने रहे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई 1947 में तो मैम हमारी इंडिपेंडेंस हो चुकी थी, देन इसके बाद ये लोग यहाँ कैसे रहे? तो ये लिमिटेड एरिया में ही यहाँ पर बसे हुए थे। एट लास्ट 1961 में गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। एक तरीके का मिलिट्री एक्शन हुआ करता था, या फिर हम कुछ एग्रीमेंट्स टाइप भी बोल सकते हैं, जिसके चलते पोर्चुगीज़ को फाइनली इंडिया से जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया या फिर यहाँ से आउट कर दिया गया। तो अभी तक की क्लास में हमने पूरी हिस्ट्री देखी है यहाँ पर पोर्चुगीज़ की। अब जनरली एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में हमें क्या पढ़ना है, तो हम लोग सेटलमेंट्स वगैरह देख लेते हैं, बट नहीं, थोड़ा सा आपको इन डिटेल भी देखना होगा, जिसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कराई है इनसे भी आप कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यह हिस्ट्री रही पोर्चुगीज़ की।
अब पोर्चुगीज के बाद नेक्स्ट स्टेप किसका रहा, कौन से यूरोपियन ने इंडिया की तरफ मूव करा, तो अभी हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। पोर्चुगीज के बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जिन्होंने इंडिया में एंट्री ली वो हुआ करते थे ब्रिटिश। ब्रिटिश की अगर बात करें तो ये लोग जनरली जिस एरिया को बिलोंग करते थे, ब्रिटिश कहाँ से आए हैं बच्चों, ब्रिटिश आए हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन में उस समय रानी का रूल हुआ करता था, जिसमें उस समय जो रूल कर रही थी उनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ। तो क्वीन एलिजाबेथ से ब्रिटिशर्स ने जाके बात करी कि पोर्चुगीज हमारे यहाँ से गए हैं और इतना अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो रानी ने अल्टीमेटली इन्हें एक चार्टर इशू किया, एक कानून इशू किया, जिसके चलते इन्हें राइट्स दिए गए थे यूरोप के ईस्टर्न साइड ऑफ कंट्रीज में जाके ट्रेड करने के, नॉट स्पेशली फॉर इंडिया। यूरोप के ईस्टर्न में अगर आप देखोगे तो इंडोनेशिया वगैरह और भी कंट्रीज देखने को मिलेगी। तो यूरोप के ईस्टर्न साइड वाली जो कंट्रीज है वहां पर जाकर आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, इस चीज के इनको अधिकार दिए गए। बट आने वाले समय में इनकी जो मोनोपोली थी वो एक्सटेंड हो गई एंड वो काफी लंबे समय तक चलती रही। फिर 1857 का रिवॉल्ट होगा एंड 58 में फाइनली जब कंपनी रूल एबॉलिश्ड होगा तब इनके यहाँ पर ट्रेडिंग राइट्स आपको जाते हुए दिखेंगे। अब अगर मैं इनके सेटलमेंट्स की बात करूं तो ब्रिटिश सेटलमेंट में ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री की अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये लोग इंडिया में आए, क्या हुआ, तो एक पर्सन था जिसने सबसे पहले आके इंडिया में विजिट करा, सब चीजें देखी, जिसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल इसने आकर ब्रिटिशर्स की तरफ से पूरे इंडिया को देख लिया था कि इंडिया में कैसे क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरीके से चीज़ें चल रही है, कैसे ट्रेड हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या नहीं है। तो एक तरीके से ये इंडिया को विजिट करने आया था। तो ये फर्स्ट ब्रिटिशर था जो इंडिया को विजिट करने आया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री कुछ इस तरीके से रही है कि जैसे कि पोर्चुगीज़ यहाँ पर पहले से मौजूद थे और जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एंट्री ली उस समय भी हमारे यहाँ मुगल्स हुआ करते थे एंड मुगल्स में उस समय जो रूल कर रहा था उसका नाम था जहांगीर। मुगल्स में उस समय कौन रूल कर रहा था, जहांगीर। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो जहांगीर के कोर्ट में आए और उससे परमिशन मांगी कि हमें इंडिया में ट्रेड करना है, तो क्या हमें यहाँ पर परमिशन मिल सकती है। इनिशियली जहांगीर ने मना कर दिया था कि नहीं, आपको परमिशन नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको फीडबैक पोर्चुगीज से मिल चुके थे। बट फिर इन्होंने यहाँ पर उसको हर तरीके से प्लीज़ करने की कोशिश करी। देखिए 1600 में वो आ गए थे, फर्स्ट फैक्ट्री खुली है 1608 में। इट मीन्स कितने समय का टाइम रहा है इनके पास, 8 ईयर्स का। 8 सालों तक ये क्या कर रहे थे, तो ये यहाँ पर जहांगीर को खुश करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से हमें यहाँ पर फैक्ट्री ओपन करने के लिए परमिशन मिल जाए। फाइनली इन्हें परमिशन मिलेगी। ब्रिटिशर्स अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जहाँ पर स्टैब्लिश करेंगे उस एरिया का नाम रहेगा सूरत, जो कि आता है गुजरात में। तो ब्रिटिशर्स की फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में ओपन की गई थी 1608 में। उसके बाद अगर हम बात करें तो अदर एरियाज़ में मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। आने वाले समय में ब्रिटिशर्स अपना हेडक्वार्टर मद्रास वाले एरिया में स्टैब्लिश कर लेंगे। 3 मेजर जगह हो जाएगी, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा। तो ये यहाँ पर आपको पूरी ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी ब्रिटिशर्स की इंडिया में क्या अचीवमेंट रही है, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स ने और भी एरियाज़ यहाँ पर कैप्चर किए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मद्रास वाले एरिया की, तो मद्रास की क्या हिस्ट्री रही है, तो एक मिनट देखिए। स्टार्टेड इन 1639 व्हेन फ्रांसिस डे। अब ये फ्रांसिस डे ब्रिटिशर्स की तरफ से एक पर्सन हुआ करता था जिसने मद्रास को एक्वायर करा था या फिर कैप्चर करा था। किससे? तो वहाँ पर एक अराविडो डायनेस्टी रूल किया करती थी। तो फ्रांसिस डे ने इस एरिया को, इस टेरिटरी को अपने अंडर में ले लिया था उन लोगों से। तो मद्रास की हिस्ट्री कुछ इस तरीके से रही है। फिर अगर मैं बात करूँ बॉम्बे की, तो बॉम्बे में इंपॉर्टेंट काम किसने किया है, तो गेराल्ड ऑंगियर। गेराल्ड जो नाम का पर्सन था उसने बॉम्बे वाले एरिया को कैप्चर किया है। बॉम्बे के पीछे और भी स्टोरीज हैं, जैसे कि इंग्लैंड में एक शादी हुई थी जिसमें एक पोर्चुगीज प्रिंसेस हुआ करती थी। पोर्चुगीज प्रिंसेस का नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा। इट मीन्स लड़की वाले साइड से कौन है, तो वो है पोर्चुगीज। उसकी शादी किससे हुई थी? इंग्लैंड का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था चार्ल्स II। तो यहाँ पर लड़कों वाले साइड से आपको कौन देखने को मिल रहा है, ब्रिटिशर्स। एंड जनरली डाउरी कौन देते हैं, लड़की वाला साइड। तो पोर्चुगीज ने डाउरी में बॉम्बे नाम का जो एरिया है वो किसको दे दिया था, ब्रिटिशर्स को। मतलब देख पा रहे हो शादी कहाँ पर हुई है, इंग्लैंड में, और दहेज कहाँ दे रहे हैं, इंडिया में। तो बॉम्बे की हिस्ट्री कुछ इस तरीके से रही है।
उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कलकत्ता वाले एरिया की, तो यहाँ पर जो है परफॉर्म कर रहे थे जॉब चार्नोक। तो जॉब चार्नोक नाम का जो ऑफिसर हुआ करता था ब्रिटिशर्स की तरफ से, उसने इस एरिया को अपने अंडर में लिया था। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कैसे डिफरेंट एरियाज को अपने अंडर में लिया, यहाँ पर हमने वो चीज़ें देखी। ब्रिटिशर्स के बाद नेक्स्ट अगर हम कोई देख पा रहे हैं तो वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको डच। अब डच कौन से वाले एरिया से आए थे, तो डच यहाँ पर आए थे नीदरलैंड से। डच जो है वो भी एक ट्रेड के पर्पस से यहाँ पर आए थे। उनकी कंपनी का नाम था डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। डच के बारे में कुछ खास नहीं रहेगा, इनका सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेटलमेंट इनका हुआ करता था मछलीपट्टनम में 1605 में। उसके अलावा निज़ामपट्टनम, गुंटूर, देन भीमली, ये सारी जगह कहाँ पर आती है, आंध्र प्रदेश में। उसके अलावा अगर हम देखें तो बालासोर इन उड़ीसा, चिंसुरा इन बंगाल, नागपट्टनम तमिलनाडु, पुलिकट आंध्र प्रदेश। तो ये सारे जो एरिया हैं यहाँ पर इन्होंने अपने सेटलमेंट स्टैब्लिश करे। फिर फाइनली इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर लिया था पुलिकट से नागपट्टनम। डच के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डच आखिर इंडिया से एलिमिनेट कैसे हुए। तो डच को इंडिया में एक बैटल के द्वारा निकाला गया था, 1759 में हुआ था मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा एक ऐसा बैटल था जो कि ब्रिटिशर्स एंड डच के बीच में हुआ था, एंड फाइनली यहाँ से डच को इंडिया से एलिमिनेट कर दिया गया था इस बैटल के द्वारा। तो डच की स्टोरी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। डच के बाद नेक्स्ट पार्टी जो आप देख सकते हैं इंडिया में वो रहेंगे डेन्स। अब डेन्स कहाँ से आए थे, तो डेनिश की अगर हम बात करें तो ये लोग आए थे डेनमार्क वाले एरिया से। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये लोगों को पता था कि हमारे पहले जितने भी लोग गए हैं, नो मैटर पोर्चुगीज़ हो, ब्रिटिशर्स हो या फिर डच हो, ये सभी लोग किसी न किसी तरीके के पॉलिटिक्स में इंडल्ज हो गए हैं वहाँ जाकर। तो इनका टारगेट कभी भी ऐसा नहीं रहा। तो इन लोगों ने जो प्लान किया कि हमें वहाँ पर जाकर सिंपली ट्रेड करना है, किसी पॉलिटिक्स में नहीं उलझना है। तो इनका फर्स्ट सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा ट्रैंक्यूबार तमिलनाडु में, एंड इनका हेडक्वार्टर जो हुआ करता था वो था सेरामपुर बंगाल में। फाइनली 1845 का समय आएगा जब सभी को ट्रेडिंग रेस से बाहर किया जाएगा। उस समय डेन्स को यहाँ पर फोर्स करेंगे ब्रिटिशर्स कि तुम भी, तुम्हारे जितने सेटलमेंट है इंडिया में वो हमें सेल आउट कर दो और यहाँ से चले जाओ। तो अभी तक के हिस्ट्री में बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया है पोर्चुगीज़ के बारे में, सेकेंडली हमने देखा ब्रिटिशर्स के बारे में, देन हमने यहाँ पर देखा डच के बारे में, एंड एट लास्ट अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा डेनिश के बारे में। अब कौन बच गया, तो अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कैंडिडेट जो यहाँ पर आने वाले हैं वो रहेंगे फ्रेंच। फ्रेंच कौन से पोर्शन से आए थे, तो ये फ्रांस से आए थे। फ्रांस कहाँ आता है, यूरोप में। तो फ्रेंच भी एक यूरोपियंस थे जो कि इंडिया में आए थे, और कहाँ से आए थे, फ्रांस से आए थे। अब इन लोगों की हिस्ट्री कैसी रही, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं बात करूँ फ्रेंच की, तो फ्रेंच जो है फ्रांस से आए हैं, ये तो सभी को पता है। अब फ्रांस में भी उस समय एक राजा हुआ करता था लुइस 14, उसका एक फाइनेंस मिनिस्टर था जिसका नाम था कॉलबर्ट। तो एक दिन उस कॉलबर्ट ने अपने राजा को वहाँ पर सजेस्ट किया कि सर, हमारे यहाँ से इतने लोग जा रहे हैं और इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आखिर हम क्यों नहीं जा रहे हैं, हम क्यों इस रेस से बाहर रहें। तो उसने उसको परमिट किया कि ओके आप जाओ और जाकर वहाँ पर ट्रेड करो। तो उसी के चलते फ्रेंच जो है वो इंडिया में आए थे। इनके अराइवल की अगर हम बात करें तो यस, ये भी एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आए थे जो कि ओपन हुई थी 1664 में। अब फ्रेंच सेटलमेंट की अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो इनकी भी कई सारी साइट्स आपको देखने को मिलेगी, जिसमें इनकी फर्स्ट साइट जो कि ओपन की गई थी वो की गई थी सूरत में। इसके पहले हमने सूरत में किसके बारे में पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है ब्रिटिशर्स के बारे में। तो फ्रेंच की फर्स्ट साइट आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सूरत में, जो कि 1668 में यहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी। उसके अलावा भी इनके और सेटलमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि तमिलनाडु हो गया, चंद्रनगर, बंगाल एटसेट्रा। फिर पौंडीचेरी जो है वो इनका मेन हेडक्वार्टर हुआ करता था। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिशर्स का मेन हेडक्वार्टर होगा मद्रास में और फ्रेंच का मेन हेडक्वार्टर होगा कहाँ पर, पौंडीचेरी में। तो इस तरीके से इनकी यहाँ पर स्टोरी आपको देखने को मिलेगी कि ये लोग भी यहाँ पर आए, ट्रेड वगैरह करने लग गए। बट अब एक लाइन को ध्यान से पढ़िए कि पौंडीचेरी जो है वो उनका मेन हेडक्वार्टर है। तो अगर आप इंडिया के मैप में देख पा रहे हैं
तो यहाँ पर हुआ करता था मद्रास वाला पोर्शन, जिसमें किसका मेन हेडक्वार्टर हुआ करता था, ब्रिटिशर्स का। और वहीं आपको इसी कोस्ट पे एक जगह और देखने को मिलेगी जो रहेगी पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी किसका मेन हेडक्वार्टर है यहाँ पर, फ्रेंच का। तो अब आप देख पा रहे हैं कि ईस्टर्न कोस्ट पर दो राइवल एक साथ बैठे हुए हैं, जिसमें कि मद्रास और पौंडीचेरी में। तो कौन है वो, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। तो यही कारण रहेगा, जब दोनों एक ही जगह पे रहेंगे तो इनकी आपस में लड़ाई झगड़े, इंटरनल राइवलरी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके चलते हिस्ट्री में आपको एक नया टॉपिक देखने को मिलेगा इसके बाद, जिसको हम बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बट आज की क्लास में हमने देखा है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस या कमिंग ऑफ यूरोपियंस। तो हर टॉपिक के बाद हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा MCQ हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, जितना कुछ भी हमने पढ़ा है उसी में से। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया। वो कौन थे पहले यूरोपियन जो इंडिया में आए थे। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, पोर्चुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच। अभी अभी हमने देखा है कि फ्रेंच तो लास्ट में आए थे, इट मीन्स वो एलिमिनेट हो गए हैं, बाकी तीन। तो सबसे पहला पोर्चुगीज ट्रेवलर जो इंडिया में आया था उसका नाम था वास्को डी गामा, और वहीं से शुरुआत हुई थी फर्स्ट यूरोपियन टू इंडिया की। तो इसका आंसर आप देख पाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन है सबसे पहले आने वाले, पोर्चुगीज। सेकेंड अगर हम बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द केप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। वो कौन था जिसने यूरोप से लेकर केप रूट से लेकर इंडिया तक की डिस्कवरी करी थी। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है वास्को डी गामा, 1498। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस्ड पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म। ये मैंने आपको बताया था, इम्पीरियलिज्म मतलब अपना एरिया एक्सपांशन करना। इसका एक एग्जाम्पल भी देखा था हमने, लाइक बीजापुर के रूलर से गोवा को कैप्चर कर लिया गया था। तो वो कौन था, तो उसका आंसर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। क्या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, नहीं। इसने जो पॉलिसी लाई थी उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, इट मीन्स ये तो बिल्कुल नहीं है। देन इसका आंसर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यही लाया था कौन सी पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो ये हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका एक तरीके से क्विक रिवीजन है। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देन फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। कौन था वो, तो कौन था वो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। Who among the following British explorer and adventurer and one of the first to make an overland journey to India? कौन था ब्रिटिशर्स की तरफ से जिसने सबसे पहले इंडिया में आकर जर्नी करी थी या विजिट करा था। तो मैंने आपको बताया था उस पर्सन का नाम क्या था, जॉन मिल्डन हॉल। Who among the following Europeans forced to sell all their settlements in India to the British? अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर कौन हुए करते थे वो, तो देखो डच के साथ तो एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बेदरा, इट मींस डच नहीं है। पोर्चुगीज की अगर हम बात करें, इनको ऑपरेशन विजय से हटाया गया है। फ्रेंच की अगर हम बात करें देन इनको कार्नेटिक वॉर में हटाया जाएगा। तो कौन बचा यहाँ पर, डैनिश। डैनिश थे जिनको फोर्स किया गया था कि अपने सब सेटलमेंट यहाँ पर सेल आउट कर दो और यहाँ से चले जाओ। Who among the following obtained the site of Madras from the Raja of Chandragiri? कौन था जिसने मद्रास की साइट को कैप्चर किया था। तो प्रीवियसली हम देख चुके हैं कि ब्रिटिशर्स की तरफ से जो पर्सन लीड कर रहा था उसका नाम था फ्रांसिस डे। तो कौन था वो, फ्रांसिस डे। In which of the following places the Dutch established their trading center in India? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। ये सभी एरिया थे जहां पर डच ने अपने सेटलमेंट स्टैब्लिश करे थे। तो ये इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Who brought the printing press for the first time to India in the mid 16th century? तो पोर्चुगीज थे जो पहली बार इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस लाए थे। तो इसका आंसर होने वाला है सी। With whose permission did the English set up their first factory in the सूरत? तो मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करें तो 1600 में ये लोग यहाँ पर आ गए थे, बट 1600 में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री हुई थी। क्यों, क्योंकि जब तक ये किसको यहाँ पर प्लीज कर रहे थे, जहांगीर को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। आई होप आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी, बट अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है देन आप रिवाइंड करके देख सकते। थैंक यू सो मच।